जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ओम एग्जाम प्रेप में। आज हम लोग देखेंगे झारखंड बीएड 2022 के टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न। और यह पार्ट पहला है क्योंकि हम इसे विस्तार पूर्वक देखेंगे। पहला प्रश्न है, पारस्परिक संचार दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है, स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है, जिसमें आवश्यक रूप से सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया शामिल होती है। सी है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्वक या अवचेतन रूप से जुड़ते हैं। और अंतिम है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर पारस्परिक संचार के बारे में पूछा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है। अब इसे विस्तार से देखते हैं। पारस्परिक संचार, जिसे इंग्लिश में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान होता है, उसे हम पारस्परिक संचार या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें कम से कम एक प्रेषक यानी सेंडर और एक प्राप्तकर्ता रिसीवर का होना जरूरी है, आवश्यक है। उदाहरण के लिए, दो दोस्तों की बातचीत, शिक्षक और छात्र का संवाद या इंटरव्यू किसके अंतर्गत आता है? पारस्परिक संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। एक दूसरा संचार है अंतःव्यक्तिक संचार। अंतःव्यक्तिक संचार यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसका अर्थ है जब व्यक्ति स्वयं से संवाद करता है, जब व्यक्ति खुद से बात करता है, उसे अंतःव्यक्तिक संचार या इंग्लिश में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, और जो कि विकल्प बी और सी दिया गया है। ये रहा हमारा विकल्प बी, स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है। कौन? तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें आवश्यक रूप से सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया शामिल होती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्वक या अवचेतन रूप से जुड़ते हैं। तो ये दोनों बी और सी जो है वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, यानी अंतःव्यक्तिक संचार। अंतःव्यक्तिक संचार समझे थे, स्वयं से संवाद करता है, स्वयं से संवाद करना अंतःव्यक्तिक, और दूसरे व्यक्तियों के साथ संचार करना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ संचार करना अंतर्व्यक्तिक, या जिसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें अपने भीतर सोचने, खुद से सवाल करना, महसूस करना या डायरी लिखना शामिल है। स्थिति विकल्प बी और सी, जिसको मैंने पहले ही अभी बताया आपको। आगे हम लोग देखते हैं संचार के विभिन्न स्तर, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहले प्रकार में है अंतःव्यक्तिक यानी इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल यानी अंतःव्यक्तिक संचार क्या होता है? स्वयं से बात करना। स्वयं से बात करना अंतःव्यक्तिक संचार होता है, जिसको पहले भी हम लोगों ने अभी देखा। पारस्परिक संचार, जो कि प्रश्न में दिया गया था। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये इंट्रा है और ये इंटर है, इसको ध्यान रखिएगा। पारस्परिक संचार क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच संचार, फेस टू फेस टॉक।
इसके बाद तीसरा है हमारा समूह संचार यानी ग्रुप कम्युनिकेशन। एक छोटे समूह में चर्चा जैसे क्लासरूम या मीटिंग। चौथा है हमारा जनसंचार। जनसंचार यानी कि मास कम्युनिकेशन। एक साथ लाखों लोगों तक पहुंच जैसे टीवी हो गया, समाचार पत्र, सोशल मीडिया आदि, ये मास कम्युनिकेशन। तो हम लोगों ने समझा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरे व्यक्ति के साथ संचार, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, स्वयं से संवाद, तीसरा समूह संचार और चौथा जनसंचार। तो इसे याद रखेंगे, इजी है। आगे है याद रखने योग्य कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पारस्परिक संचार यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमेशा द्विमार्गी यानी टू वे होता है और इसमें तत्काल फीडबैक मिलने की संभावना अधिक होती है पारस्परिक संचार में, जो कि आमने सामने बातचीत होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का। यदि प्रश्न में स्वयं के भीतर या अवचेतन रूप से जुड़ना लिखा हो तो आंख बंद करके हम लोग मारेंगे अंतः व्यक्तिक, जो कि है इंट्रापर्सनल। यह ध्यान रखें कि इंटर का क्या अर्थ होता है। इंटर का अर्थ होता है दो के बीच, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन। एक इंटरनेशनल रिलेशन जब बनाते हैं तो दो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच संबंध बनता है। और इंट्रा का अर्थ है स्वयं के अंदर। तो इंटर दो व्यक्तियों के बीच संचार या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संचार, और इंट्रा स्वयं के भीतर संचार। बस इतना समझना है, याद रखना है। अच्छा, संचार एक व्यापक प्रक्रिया है और इसे मुख्य रूप से 4 प्रमुख आधारों पर विभाजित किया गया है। यहाँ संचार के सभी प्रकार का विस्तृत वर्णन है, उसको हम लोग देखेंगे क्योंकि एक बार पढ़ लेने से वो दिमाग में रहता है और अगर प्रश्न पूछा भी गया तो हम उसे देने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो पहला है संबंधों के आधार पर संचार का विभाजन। यह इस बात पर निर्भर करता है कि संचार में कितने लोग शामिल हैं और उनके बीच कैसा संबंध है। इस आधार पर पहला है अंतःव्यक्तिक यानी इंट्रापर्सनल, जिसको हमने पहले ही बता दिया। स्वयं के भीतर संवाद या स्वयं से संवाद, स्वयं से बातचीत, जैसे सोचना, प्रार्थना करना, डायरी लिखना आदि। फिर इंटरपर्सनल पारस्परिक संचार, दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने संचार, समूह संचार और जनसंचार को देख लिया था। संचार का दूसरा विभाजन का आधार है माध्यम या चैनल के आधार पर, बेस्ड ऑन चैनल या मीडिया। इसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि सूचना भेजने के लिए किस तरीके का उपयोग किया गया है। इसके 2 भाग हैं, यानी माध्यम या चैनल के आधार पर संचार को 2 भागों में बांटा गया। पहला है शाब्दिक संचार यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा है हमारा अशाब्दिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शाब्दिक संचार जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है, इसके 2 उप प्रकार हैं। पहला है हमारा मौखिक यानी ओरल, बोलकर किया गया संवाद जैसे फोन, भाषण, चर्चा आदि हो गया। और दूसरा है लिखित यानी रिटेन, लिखकर किया गया संवाद जैसे ईमेल हो गया, पत्र हो गया, नोट्स हो गया। तो शाब्दिक संचार के अंतर्गत
दो प्रकार, मौखिक और लिखित। दूसरा है अशाब्दिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, यह संकेतों पर आधारित होता है। पहला है शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव, बैठने के तरीके, स्पर्श, हाथ मिलाना या पीठ थपथपाना, निकटता, बातचीत के दौरान रखी गई शारीरिक दूरी। और चौथा है ध्वनि संकेत। ध्यान नहीं है, ध्वनि संकेत, बोलने की गति, आवाज़ का उतार चढ़ाव, पिच। तो इस तरह से अशाब्दिक संचार है। तीसरा आधार देखते हैं संचार का, वह है उद्देश्य और शैली के आधार पर। इसका मतलब क्या है? तो यह संचार के वातावरण और नियमों पर निर्भर करता है। पहला है औपचारिक संचार यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा है अनौपचारिक संचार इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक संचार यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन में यह नियमों और मर्यादाओं से बंधा होता है। यह अक्सर कार्यालयों यानी ऑफिस संस्थानों में होता है, जैसे मेमो, आधिकारिक रिपोर्ट, प्रार्थना पत्र आदि आदि औपचारिक संचार के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक संचार यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें कोई नियम नहीं होते। इसे अक्सर ग्रेप वाइन या अफवाह तंत्र भी कहा जाता है। अफवाह तंत्र भी कहा जाता है, जैसे कैंटीन में दोस्तों के साथ गपशप। तो यह है अनौपचारिक संचार। चौथा आधार है संचार के विभाजन का, वह है दिशा के आधार पर, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका अर्थ है संगठन या ऊर्ध्वागति संचार में सूचना किस तरह बह रही है, किस तरह बह रही है। पहला है अधोमुखी यानी डाउनवर्ड, जिसमें सूचना ऊपर से नीचे की ओर आती है, जैसे प्रिंसिपल का शिक्षकों को आदेश देना। दूसरा है ऊर्ध्वामुखी यानी कि अपवर्ड, सूचना नीचे से ऊपर की ओर जाती है, जैसे छात्र का शिक्षक से शिकायत या सुझाव देना। तीसरा है क्षैतिज या समतल संचार, जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल या लिटरल कम्युनिकेशन, एक ही स्तर के लोगों के बीच संवाद, जैसे दो शिक्षकों या दो सहपाठियों के बीच, दो विद्यार्थियों के बीच संचार। चौथा है विकर्ण यानी डायगोनल, अलग अलग स्तर और अलग अलग विभागों के बीच संचार होता है डायगोनल में यानी विकर्ण में। तो इस तरह दिशा के आधार पर अधोमुखी यानी ऊपर से नीचे की ओर संचार। दूसरा है ऊर्ध्वामुखी यानी नीचे से ऊपर की ओर संचार। तीसरा है क्षैतिज या समतल, समान स्तर के लोगों के बीच संचार। और चौथा है विकर्ण यानी अलग अलग स्तर और अलग अलग विभागों के बीच संवाद। अब देखते हैं परीक्षा के लिए कुछ टिप्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि, पारस्परिक संचार यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में फीडबैक सबसे तेज होता है, जबकि जनसंचार में सबसे धीमा या देरी से। नॉइस यानी कि शोर,
संचार की प्रक्रिया में आने वाली किसी भी बाधा को मनोवैज्ञानिक भाषा में शोर कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण तत्व है। इंट्रा मतलब स्वयं के भीतर संवाद, जिसमें स्व अवधारणा शामिल है, उम्मीदें शामिल है, और इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में स्व अवधारणा, धारणा और उम्मीदें, ये तीनों तत्व शामिल होते हैं। विस्तार से इसको देखा जाए। पहला जो विकल्प है वह था स्व अवधारणा यानी सेल्फ कंसेप्ट। स्व अवधारणा क्या होता है? तो यह इस बारे में है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। इसमें आपकी धारणाएं, मूल्य और आदर्श शामिल होते हैं। यह आपके आंतरिक संवाद यानी भीतर के संवाद का आधार है। उदाहरण के लिए, मैं एक मेहनती छात्र हूँ, यह आपकी स्व अवधारणा है जो आपके सोचने के तरीकों को प्रभावित करती है। तो आप समझ गए स्व अवधारणा क्या है। तो आपके आंतरिक संवाद का आधार है स्व अवधारणा। दूसरा विकल्प था धारणा, परसेप्शन, विकल्प बी। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आप बाहरी दुनिया से मिलने वाली सूचनाओं को कैसे समझते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। आप किसी घटना को सकारात्मक रूप में देखते हैं या नकारात्मक रूप में। यह आपके अंतःमन का संचार तय करता है, धारणा। तीसरा है उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस, विकल्प सी। भविष्य के बारे में आपके विचार और खुद से आपकी अपेक्षाएं। यह आपके आंतरिक आत्मविश्वास और आत्मचर्चा को दिशा देती है। उम्मीदें, जैसे मुझे विश्वास है कि मैं इस परीक्षा को पास कर लूँगा। तो ये क्या है? ये उम्मीदें हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है यानी कि अंतःव्यक्तिक संचार है, वो क्यों जरूरी है। तो एक शिक्षक और छात्र के लिए यह संचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आत्मचिंतन में मदद करता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है, भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। इसीलिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन यानी अंतःव्यक्तिक संचार जरूरी है। अब कुछ टिप्स दिए गए हैं परीक्षा के लिए। अगर प्रश्न में अंतःव्यक्तिक या इंट्रापर्सनल संचार के चरणों के बारे में पूछा जाए तो याद रखें कि इसमें संकेतीकरण यानी इनकोडिंग और विसंकेतीकरण यानी डिकोडिंग दोनों व्यक्ति के मस्तिष्क के भीतर ही होते हैं, जो कि हम जानते हैं कि इंट्रा का मतलब स्वयं से संवाद। प्रश्न संख्या 3, स्व अवधारणा। इंट्रापर्सनल संचार के लिए आधार प्रदान करता है, क्योंकि यह नियंत्रित करता है कि कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे मानता है और अन्य व्यक्तियों की ओर उन्मुख होता है, जो कि इससे पहले जस्ट हम लोगों ने देखा। तो ये सही है। दूसरा विकल्प बी है स्व अवधारणा, जिसे स्व जागरूकता भी कहा जा सकता है। तो ये भी सही है।
यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। स्व अवधारणा इंट्रापर्सनल संचार के लिए आधार प्रदान करता है, क्योंकि यह नियंत्रित करता है कि कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे मानता है और अन्य व्यक्तियों की ओर उन्मुख होता है। स्व अवधारणा जिसे स्व जागरूकता भी कहा जा सकता है, तो इसे भी याद रखेंगे। सही उत्तर ए और बी दोनों। पहला है इंट्रापर्सनल संचार का आधार। स्व अवधारणा वह आईना है जिसमें आप खुद को देखते हैं। आंतरिक नियंत्रण यह तय करता है कि आप खुद को कितना सक्षम या योग्य मानते हैं। बाहरी व्यवहार आप दूसरों से कैसे मिलेंगे या बात करेंगे, इसे उन्मुख होना कहते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। यदि आपकी स्व अवधारणा सकारात्मक है तो आप दूसरों के साथ आत्मविश्वास से पेश आएंगे। दूसरा है स्व जागरूकता के रूप में। स्व अवधारणा और स्व जागरूकता अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। स्व जागरूकता का अर्थ है अपनी शक्तियों, कमजोरियों, भावनाओं और विचारों को जानना। जब आप जागरूक होते हैं कि मैं किस विषय में अच्छा हूँ या मुझे किस बात पर गुस्सा आता है, तभी आप अपनी एक स्व अवधारणा बना पाते हैं। तो ये हुआ स्व जागरूकता, स्व अवधारणा। अब देखते हैं स्व अवधारणा के 3 हिस्से। मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स के अनुसार स्व अवधारणा के 3 मुख्य अंग होते हैं जो शिक्षक और छात्र दोनों के लिए समझना जरूरी है। पहला है आत्म छवि, दूसरा है आत्मसम्मान और तीसरा है आदर्श स्व। आत्म छवि, आप अभी खुद को कैसा देखते हैं। जैसे मैं एक जिज्ञासु शिक्षार्थी हूँ। आत्मसम्मान, आप खुद को कितना महत्व देते हैं। जैसे मुझे अपनी मेहनत पर गर्व है। और तीसरा है आत्मस्व, यानी आप भविष्य में कैसा बनना चाहते हैं। जैसे मैं एक आदर्श शिक्षक बनना चाहता हूँ। तो ये रहा हमारा स्व अवधारणा के 3 हिस्से, आत्मछवि, आत्मसम्मान और आदर्श स्व। कुछ बातें जो याद रखने योग्य हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से। शिक्षण में महत्व। एक शिक्षक के रूप में यदि आप छात्र की स्व अवधारणा को सकारात्मक बना देते हैं तो उसके सीखने की क्षमता अपने आप बढ़ जाती है। इंट्रापर्सनल संचार, यह आपके स्व के साथ होने वाला निरंतर संवाद है, यानी खुद से होने वाला निरंतर संवाद है जो आपकी अवधारणा को पुख्ता करता रहता है। प्रश्न 4, स्व अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन से कारक शामिल हैं। तो आत्मविश्वास है, मूल्य है और अभिवृत्तियां हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब ये जो विकल्प है इसको हम लोग समझते हैं। पहला है विश्वास, बिलीव्स। विश्वास का अर्थ है वे बातें जिन्हें आप सत्य मानते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे विश्वास है कि मेहनत का फल मीठा होता है। यह विश्वास आपकी स्व अवधारणा को एक मेहनती व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है। दूसरा ऑप्शन था मूल्य यानी वैल्यूज। मूल्य आपके जीवन के नैतिक मानक हैं जो सही और गलत के बीच अंतर तय करते हैं।
उदाहरण के लिए, यदि आपकी दृष्टि में ईमानदारी एक बड़ा मूल्य है तो आपकी स्व अवधारणा एक ईमानदार व्यक्ति की होगी। यदि आपके व्यवहार को और यही आपके व्यवहार को निर्देशित करता है। तो इस तरह से वैल्यू हो गया, मूल्य हो गया, जो सही और गलत के बीच अंतर तय करता है। तीसरा विकल्प था अभिवृत्तियां यानी एटीट्यूड्स। अभिवृत्ति एटीट्यूड्स का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति अपना नज़रिया, सकारात्मक या नकारात्मक। उदाहरण के लिए, यदि आप चुनौतियों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं तो आपकी स्व अवधारणा एक आत्मविश्वासी व्यक्ति की बनेगी। यानी अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति है स्वयं का किसी के भी प्रति नज़रिया। अब एक बार हम इसे पुनः रिवाइज करते हैं। शिक्षण अभिरुचि में स्व अवधारणा को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि यह अधिगम यानी लर्निंग को प्रभावित करता है। कारक प्रश्न जो मन में उठता है: प्रभाव, आत्मविश्वास, मूल्य, अभिवृत्ति। आत्मविश्वास, क्या मैं यह कर सकता हूँ? आत्मविश्वास बढ़ाता है या घटाता है? मूल्य, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लक्ष्यों का चयन करने में मदद करता है। अभिवृत्ति, मैं इस काम को कैसे करता हूँ, कैसे देखता हूँ? सीखने की गति, मोटिवेशन तय करता है। तो ये हो गया विश्वास, मूल्य और अभिवृत्ति। कई बार हम लोग अभिवृत्ति और अभिरुचि में अंतर नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं अभिरुचि और अभिवृत्ति, ये दोनों में क्या अंतर होता है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। उसे समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि स्व अवधारणा, सेल्फ कंसेप्ट कोई एक अकेली चीज़ नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व के कई मानसिक और सामाजिक हिस्सों से मिलकर बनी है। मनोवैज्ञानिकों, विशेषकर कार्ल रोजर और समाजशास्त्रियों के अनुसार इसके मुख्य कारकों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, जो हम लोगों ने पीछे भी देखा था, लेकिन इसे और विस्तार में देखते हैं ताकि कहीं भी हमें कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। पहला है आंतरिक या मनोवैज्ञानिक कारक, इंटरनल फैक्टर्स। ये वे चीज़ें हैं जो आपके मन के भीतर चलती है और यह तय करती है कि आप खुद को कैसा देखते हैं। आत्मछवि, सेल्फ इमेज, आप वर्तमान में खुद को कैसा देखते हैं। इसमें आपका शारीरिक रूप, लंबा, छोटा, सामाजिक भूमिका, शिक्षक, छात्र और व्यक्तित्व गुण यानी कि दयालु, बुद्धिमान शामिल हैं। दूसरा है आत्मसम्मान, आप खुद को कितना महत्व देते हैं, यह आपकी स्वीकृति और मूल्य की भावना है, जैसे मैं अपनी मेहनत पर गर्व करता हूँ। तीसरा स्व आदर्श स्व, वह व्यक्ति जो आप बनना चाहते हैं। आपकी वर्तमान छवि और आदर्श छवि में बहुत बड़ा अंतर होता है, तो मानसिक तनाव पैदा होता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति IAS बनना चाहता है लेकिन वह पढ़ाई नहीं करता है या उस रणनीति से नहीं चलता है, तो उनसे मानसिक तनाव होता है, मानसिक तनाव पैदा होता है। तो यही यहाँ पर कह रहा है स्व
आदर्श स्व में। आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ इफिशियंसी, आपकी क्षमताओं पर आपका विश्वास, जैसे मुझे यकीन है कि मैं परीक्षा निकाल लूँगा। तो ये आत्म प्रभावकारिता हो गया, जो कि आंतरिक या मनोवैज्ञानिक कारक है। आंतरिक या मनोवैज्ञानिक कारक में आत्म छवि, आत्मसम्मान, आदर्श स्व और आत्म प्रभावकारिता है। बस ये 4 पॉइंट याद रखें। दूसरा, सामाजिक और बाहरी कारक, सोशल फैक्टर्स। हम समाज के आईने में खुद को देखते हैं, इसीलिए बाहरी दुनिया हमारी स्व अवधारणा को बहुत प्रभावित करती है। महत्वपूर्ण, दूसरों की राय, हमारे माता पिता, शिक्षक और करीबी दोस्त हमारे बारे में क्या कहते हैं, इसका गहरा असर पड़ता है। इसे लुकिंग ग्लास सेल्फ का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा देखते हैं सामाजिक तुलना यानी सोशल कंपैरिजन। जब हम अपनी तुलना अपने साथियों या सहकर्मियों से करते हैं, जैसे मैं अपने अन्य साथियों की तुलना में इतिहास में बेहतर हूँ। सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यूज, आप जिस समाज या संस्कृति, जैसे भारतीय संस्कृति में रहते हैं, वहाँ किन गुणों को श्रेष्ठ माना जाता है, यह आपके आत्मसम्मान को दिशा देता है। तो ये हमारा सामाजिक और बाहरी कारक में हो गया। महत्वपूर्ण, दूसरों की राय, सामाजिक तुलना और सांस्कृतिक मूल्य। तीसरा है संज्ञानात्मक कारक, आपके सोचने के तरीके और जीवन के प्रति आपके नज़रिए से जुड़े हैं। विश्वास, वे विचार जिन्हें आप सत्य मानते हैं, जैसे मैं एक मेहनती इंसान हूँ। अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, परिस्थितियों के प्रति आपका सकारात्मक और नकारात्मक नज़रिया। मूल्य, वैल्यूज, आपके जीवन के नैतिक मानक, जैसे ईमानदारी, अनुशासन। तो ये हो गया संज्ञानात्मक कारक, विश्वास, अभिवृत्ति और मूल्य। कुछ याद रखने वाले बिंदु हैं, जैसे स्व अवधारणा जन्मजात नहीं होती, बल्कि यह अनुभव, समाज और शिक्षा के माध्यम से अर्जित की जाती है। स्व अवधारणा जन्मजात नहीं होता। एक शिक्षक के रूप में आपका कार्य छात्रों में सकारात्मक विश्वास, उच्च मूल्य और सही अभिवृत्तियों का विकास करना है। तो ये पॉइंट याद रखने योग्य हैं। अब हम लोग जो पहले चर्चा किए थे कि अभिरुचि और अभिवृत्ति में क्या अंतर है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसे। अभिरुचि यानी कि एप्टीट्यूड, आप क्या कर सकते हैं, यह आपके सीखने की क्षमता या किसी विशिष्ट कार्य को करने की स्वाभाविक योग्यता है। इसकी प्रकृति, यह अक्सर जन्मजात होती है। अभिरुचि जन्मजात होती है, इसे याद रखेंगे। अभिरुचि जन्मजात होती है, जिसे अभ्यास से निखारा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी गणितीय गणना बहुत तेज है, तो आपकी गणितीय अभिरुचि यानी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अच्छी है। परीक्षा में इसका क्या महत्व है? परीक्षा में इसका महत्व इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, ताकि यह देखा जा सके कि
क्या आप उस पद के लिए आवश्यक कौशल स्किल सीख पाएंगे? तो ये रही अभिरुचि जो कि जन्म जात होती है। दूसरा जो है हमारा अभिवृत्ति है, यानी एटीट्यूड है। अभिवृत्ति यानी मनोवृत्ति, आपकी सोच, आप क्या सोचते हैं। यह किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति आपका मानसिक नज़रिया या झुकाव सकारात्मक या नकारात्मक है को बताता है। इसकी प्रकृति यह पूरी तरह से अर्जित होती है। यह आपके अनुभवों और समाज से बनती है। उदाहरण के लिए किसी छात्र का यह सोचना कि गणित बहुत कठिन है और उबाऊ विषय है, उसकी नकारात्मक अभिवृत्ति यानी मनोवृत्ति, नेगेटिव एटीट्यूड को दर्शाता है। परीक्षा में इसके महत्व। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में यह देखा जाता है कि बच्चों के प्रति आपकी शिक्षण अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड कैसी है। क्या आप धैर्यवान हैं या जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो ये रहा हमारा अभिवृत्ति और अभिरुचि। अब थोड़ा सा हम लोग इसके तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। विशेषता, अभिरुचि और अभिवृत्ति। परिभाषा देखते हैं। अभिरुचि का मतलब क्या है? किसी काम को करने की क्षमता। अभिवृत्ति किसी चीज़ के प्रति आपका नज़रिया क्या है। स्रोत, अभिरुचि अधिकांशतः जन्मजात होती है, जबकि अभिवृत्ति अनुभव के द्वारा या हमेशा अर्जित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। हम लोग अभिरुचि में यानी परिवर्तन इसे बदला नहीं जा सकता, केवल विकसित किया जा सकता है। अभिरुचि को बदला नहीं जा सकता, केवल विकसित किया जा सकता है, जबकि अभिवृत्ति को इसे सही मार्गदर्शन और अनुभव से बदला जा सकता है। प्रश्न, अभिरुचि प्रश्न करता है क्या आप यह काम कर पाएंगे, जबकि अभिवृत्ति प्रश्न करता है क्या आप यह काम करना चाहते हैं। तो इस तरह से अभिरुचि अभिवृत्ति में अंतर शायद पूछ सकता है, तो याद रखेंगे अभिरुचि जन्मजात होता है, जबकि अभिवृत्ति अर्जित किया जाता है हमेशा। याद रखने योग्य बात, सफलता के लिए इन दोनों का होना जरूरी है। अच्छी अभिरुचि होने के बावजूद यदि अच्छी अभिवृत्ति ना हो, यानी कि नकारात्मक अभिवृत्ति हो, तो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 में, जो कि बहुत ही इजी प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम, इसे आप याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं ऐसे और भी तथ्य जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और उनका योगदान। कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री ये रहे। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, उनके जन्म दिवस 11 नवंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। शिक्षक दिवस नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जन्मदिन 11 नवंबर को मनाया जाता है। और इससे जो आप हैं वो याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्व
पूर्ण है 11 नवंबर, पूछा जा सकता है तो हमें याद रखने की आवश्यकता है। प्रमुख संस्थानों की स्थापना उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT, विद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC और संगीत नाटक अकादमी जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना हुई थी। दृष्टिकोण इनका मानना था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। उन्होंने उच्च शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया। तो याद रखेंगे 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अन्य विकल्प है डॉक्टर KL श्रीमाली। ये मौलाना आज़ाद के बाद भारत के दूसरे नंबर के शिक्षा मंत्री बने थे। डॉक्टर यशस्वी हुमायूं कबीर, ये भी भारत के शिक्षा मंत्री रहे और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। श्री MC छागला, ये 1960 के दशक के दौरान भारत के शिक्षा मंत्री रहे और एक प्रसिद्ध न्यायविद भी थे। तो इस तरह से ऑप्शन को भी देखना जरूरी हो जाता है ताकि गलती की गुंजाइश ना हो और हमें पता हो। याद रखने योग्य कुछ बिंदु है। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई, 1968 में। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय का नाम, जो कि पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD हुआ करता था, जिसे नई शिक्षा नीति 2020 के बाद पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो इसे याद रखेंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय का भूतपूर्व नाम था। आगे हैं भारतीय शिक्षा के प्रमुख आयोग और समिति। आयोग समितियां, वर्ष, मुख्य उद्देश्य और तथ्य। राधाकृष्णन आयोग 1948-49, इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसी की सिफारिश पर UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई। दूसरा है मुदालियन आयोग 1951 से 53, इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है। इसने शिक्षा में सुधार के लिए बहुउद्देशीय विद्यालयों का सुझाव दिया। किसने? मुदालियन आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे कहा जाता है। तीसरा है कोठारी आयोग, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, 1964 से 66। सबसे महत्वपूर्ण आयोग इसका नारा था, भारत के भाग्य निर्माता उसकी कक्षाओं में भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। इसने 10+2+3 का ढांचा दिया, जो कि अब बदलकर 5+3+3+4 हो गया है, जिसको भी आगे देखेंगे। हरटोंग समिति 1929, इसने शिक्षा में अपव्यय यानी वेस्टिंग और अवरोधक की समस्या पर सबसे पहले ध्यान दिलवाया। तो इस तरह राधाकृष्णन आयोग, मुदालियन आयोग, कोठारी आयोग और हारटोंग समिति, ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं। अब समझते हैं शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रथम और कुछ जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको। प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को आधुनिक
सावित्रीबाई फुले को आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है। इन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। इन्होंने तो सावित्रीबाई फुले ने। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है राधा कृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर। आगे है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट। यह कानून 2009 में बना, लेकिन इसे पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। किसके तहत? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लागू हुआ 2010 में। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 1987, यह प्राथमिक स्कूल में न्यूनतम आवश्यकताएं को सुलभ करवाता था, यानी सुविधाओं को उपलब्ध करवाता था, जैसे 2 कमरे, 2 शिक्षक, ब्लैकबोर्ड आदि प्रदान करने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 1987। आगे देखते हैं मनोविज्ञान के कुछ रोचक जनक। जैसे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एल्बर्ट ए थॉर्नडाइक, इन्होंने सीखने के लिए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। किंडरगार्टन पद्धति के जनक है फ्रेडरिक फॉरवेल, इसे याद रखेंगे, फ्रेडरिक फॉरवेल, किंडरगार्टन पद्धति। इन्होंने स्कूल को एक बागीचा और शिक्षक को एक माली माना था। खोज विधि यानी ह्यूरिस्टिक मेथड के जनक है एच.ई. आर्मस्ट्रांग, जिसमें बच्चे खोजकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, छात्र खोजकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। आगे है डिजिटल शिक्षा के आधुनिक तथ्य। जैसे स्वयं, यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है। दीक्षा, यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है, जो विशेष रूप से शिक्षकों के प्रशिक्षण और ई कंटेंट के लिए बनाया गया है। दीक्षा नई शिक्षा नीति 2020, यह 34 वर्ष के बाद आई और 1986 के बाद इसने पुराने ढांचे 10+2+3 को बदला और इसे कर दिया 5+3+3+4। आगे है आधुनिक भारत की प्रारंभिक योजनाएं। जैसे ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड पहले भी देखा 1986 में। उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं जैसे नक्शा, चार्ट, ब्लैकबोर्ड, खिलौने प्रदान करना। किसने किया? तो राजीव गांधी सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1985 को। उद्देश्य स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और पोषण स्तर में सुधार के लिए इसे शुरू किया गया। किन्होंने शुरू किया? तो उस समय प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव जी। अब इसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया है।
मिड डे मील का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया। मिड डे मील योजना पीएम नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू किया गया था। आगे है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की बड़ी योजनाएं। जैसे 2001 में शुरू हुआ था सर्व शिक्षा अभियान, जिसका उद्देश्य था सब पढ़ें सब बढ़ें। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना। इसे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो पूछेगा सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? 2001 में। किसने शुरू किया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इसका नारा क्या था? सब पढ़ें सब बढ़ें। दूसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और इसे 2010 में लागू किया गया मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में। आगे है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009। उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा 9वीं 10वीं की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाना। केंद्र सरकार द्वारा यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया, जो कि अब इसे शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, जो कि आपको पता है। समग्र शिक्षा अभियान 2018 में शुरू किया गया। यह विशेष रूप से SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान और RMSA समग्र शिक्षा अभियान विशेष कर यह SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान और RMSA यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को मिलाकर बनाई गई एक बड़ी योजना है, जो प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक की शिक्षा को कवर करती है। किसने शुरू किया? तो नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया। आगे है उच्च शिक्षा और डिजिटल योजनाएं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा 2013 राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को रणनीतिक वित्त पोषण देना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना थी। दूसरा है डिजिटल इंडिया के तहत स्वयं 2017 में शुरू किया गया था। उद्देश्य ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराना ताकि दूर दराज के छात्र भी अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया। तीसरा है ई विद्या 2020 मई 2020 में इसे शुरू किया गया। उद्देश्य था कोरोना काल में ऑनलाइन और रेडियो टीवी के जरिए पढ़ाई जारी रखने के लिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र की सरकार ने इसे शुरू किया गया था। केंद्र की सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया था PM ई विद्यालय मई 2020। तो इस तरह से रूसा 2013, स्वयं 2017 और ई विद्यालय 2020 में शुरू किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल योजनाएं थी शिक्षा से संबंधित। आगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, यदि आपका उद्देश्य डैश है तो समूह कार्य एक अच्छा विचार नहीं है। समन्वय और साझाकरण में सुधार क्या समूह कार्य का एक अच्छा विचार नहीं है? तो ये है, तो ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा है कार्य और जिम्मेदारी का विभाजन। इसके लिए समूह यानी कई लोगों की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए ये भी उत्तर नहीं होगा।
किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना। अलग अलग पहलुओं की पहचान करना है तो एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कि समूह कार्य के लिए यह अच्छा होगा। तो ये भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है अच्छा विचार नहीं है। तो अंतिम ऑप्शन है हमारा सीखने की कठिनाइयों पर काबू पाना। इसका तार्किक विश्लेषण देखते हैं कि आखिर ऑप्शन डी उत्तर हमारा क्यों हुआ। तो पहला है समन्वय और साझाकरण। जब बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना और संसाधन साझा करना सिखाना है तो समूह कार्य सबसे अच्छा तरीका है समन्वय और साझाकरण। कार्य और जिम्मेदारी का विभाजन। बड़े प्रोजेक्ट्स में समूह कार्य जरूरी है ताकि काम बढ़ सके और बच्चे जिम्मेदारी लेना सीखें। विभिन्न पहलुओं की पहचान करना। समूह में अलग अलग दिमाग होते हैं, जिससे किसी समस्या पर कई तरह के विचार मिल जाते हैं। इसीलिए विभिन्न पहलुओं की पहचान के लिए भी समूह में कार्य करना अच्छा माना जाता है, जरूरी होता है। चौथा था हमारा सीखने की कठिनाइयों पर काबू पाना। यदि किसी छात्र को विशेष सीखने की कठिनाई जैसे कि डिसलेक्सिया या कोई विशेष मानसिक अवरोध, सीखने की कठिनाइयों को डिसलेक्सिया कहा जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे। या कोई विशेष मानसिक अवरोध है तो उसे व्यक्तिगत ध्यान यानी कि इंडिविजुअल अटेंशन की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा था उत्तर। क्यों था? क्योंकि सीखने की कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए हमें व्यक्तिगत ध्यान देना होता है, ना कि सामूहिक कार्य करना होता है। समूह में ऐसी कठिनाइयों पर ध्यान देना मुश्किल होता है, क्योंकि समूह का ध्यान सामूहिक परिणाम पर होता है। व्यक्तिगत बाधाओं को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमेडियल टीचिंग या एक से एक 1-to-1 संवाद अधिक प्रभावी होता है। समूह में ऐसी कठिनाइयों पर ध्यान देना मुश्किल होता है। किन कठिनाइयों पर? क्योंकि समूह का ध्यान सामूहिक परिणाम पर होता है। व्यक्तिगत बाधाओं को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण या एक से एक संवाद की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारा व्याख्या हो गया। समूह कार्य यानी ग्रुप वर्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे सहयोगात्मक अधिगम। यह समूह कार्य का मुख्य आधार है। हानि: कभी कभी समूह में कुछ छात्र सक्रिय रहते हैं और कुछ फ्री राइडर जो काम नहीं करते पर श्रेय लेते हैं बन जाते हैं। उपयोगिता या सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स और नेतृत्व लीडरशिप विकसित करने के लिए सर्वोत्तम है समूह कार्य। आगे है कक्षा प्रबंधन यानी क्लासरूम मैनेजमेंट। कक्षा प्रबंधन केवल अनुशासन बनाए रखना नहीं, बल्कि सीखने के लिए एक सकारात्मक वातावरण तैयार करना है। पहला, भौतिक प्रबंधन यानी फिजिकल मैनेजमेंट। बैठने की व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी हो कि शिक्षक हर छात्र तक पहुंच सके। प्रकाश, वेंटिलेशन और शिक्षण सामग्री, ब्लैकबोर्ड, चार्ट्स का सही स्थान पर होना। मनोवैज्ञानिक प्रबंधन, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट। लोकतांत्रिक वातावरण, छात्रों को सवाल पूछने की पूर्ण आज़ादी। सुदृढ़ीकरण, प्रशंसा और पुरस्कार के जरिए छात्रों के अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देना। BF स्किनर का सिद्धांत, प्रशंसा या पुरस्कार के द्वारा छात्रों के अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देना। BF स्किनर का सिद्धांत आगे हम लोग देखेंगे।
तीसरा है अनुशासन के प्रकार। दमनकारी, डरा धमकाकर, जो कि गलत तरीका है। मुक्तात्मक यानी पूरी छूट देना कभी कभी अव्यवस्था पैदा कर सकती है। भाव प्रभावात्मक यानी इम्पैक्टफुल या सोशल। शिक्षक अपने आदर्श चरित्र और प्रेम से बच्चों को अनुशासित करे, और यह सबसे प्रभावी तरीका है, सबसे सही तरीका है। प्रभावी शिक्षण के सूत्र। एक अच्छे शिक्षक को पढ़ाते समय इन सूत्रों का पालन करना चाहिए, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले वह बताओ जो छात्र जानते हैं, फिर नई जानकारी दो। सरल से कठिन की ओर। पहले आसान टॉपिक्स, फिर जटिल टॉपिक्स। पूर्ण से अंश की ओर। होल टू पार्ट। पहले पूरी कहानी या सारांश बताओ, फिर उसके अलग अलग हिस्सों को समझाओ, जिसे गेस्टाल्टवाद का प्रभाव कहते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर। पहले ठोस वस्तुएं दिखाओ, फिर काल्पनिक विचारों पर बात करो। तो इस तरह से शिक्षण के सूत्र हो गए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, और मूर्त से अमूर्त की ओर। प्रश्न संख्या 7। किसी व्यवसाय का चुनाव डैश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है किसी व्यवसाय का चुनाव? तो प्रवेश में आसानी नहीं, व्यवसाय से उत्पन्न आय ये भी नहीं, शिक्षार्थी की रुचि और कौशल। तो ये सबसे उपयुक्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्योंकि जब तक आपकी रुचि और आपका कौशल नहीं होगा, तब आपकी जो व्यवसाय चुनाव है वह उसी पर निर्भर होता है। समझ गए? तो व्यवसाय चुनाव किस पर निर्भर करता है? तो रुचि और कौशल पर। अब देखते हैं इसका तार्किक विश्लेषण। रुचि और कौशल ही क्यों? निरंतरता और संतुष्टि। यदि आप अपनी रुचि यानी इंटरेस्ट का काम चुनते हैं, तो आप लंबे समय तक बिना थके और बिना तनाव के काम कर सकते हैं। रुचि के बिना काम बोझ बन जाता है। सफलता की संभावना। कौशल यानी स्किल्स तय कर सकता है कि आप उस काम में कितने निपुण हैं। केवल रुचि होना काफ़ी नहीं, उस काम को करने की योग्यता भी होनी चाहिए। यानी कि व्यवसाय चुनने के लिए रुचि और कौशल जरूरी है। अन्य विकल्पों की कमी, जैसे पहला था प्रवेश में आसानी। सिर्फ इसीलिए किसी पेशे को चुनना कि उसमें जाना आसान है, भविष्य में असफलता का कारण बन सकता है। तो इसीलिए हमारा जो ए ऑप्शन है वो नहीं हुआ। दूसरा है आय। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि काम में रुचि नहीं तो उच्च आय भी मानसिक शांति नहीं दे सकती। तीसरा था स्कूल के विषय, यानी स्कूल के विषय पर एक आधार तो देते हैं, लेकिन वे हमेशा किसी व्यक्ति की पूरी क्षमता या पेशेवर भविष्य को तय नहीं करते। तो ये हमारा ऑप्शंस भी समझ लिए। आगे है व्यावसायिक चुनाव के प्रमुख कारक, हॉलैंड का सिद्धांत। याद रखें, जो कहता है कि करियर का चुनाव व्यक्ति के व्यक्तित्व और वातावरण के बीच के तालमेल पर आधारित होना चाहिए।
रुचि यानी एप्टीट्यूड, किसी विशिष्ट क्षेत्र में सीखने की जन्मजात क्षमता। अभिवृत्ति एटीट्यूड, उस पेशे के प्रति आपका नज़रिया। व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, क्या आप अंतर्मुखी हैं या बहिर्मुखी हैं। जैसे एक अंतर्मुखी व्यक्ति के लिए सेल्स का काम कठिन हो सकता है क्योंकि उसमें संवाद की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न संख्या 8, पीढ़ीगत अंतर यानी जनरेशन गैप संदर्भित करता है किसको संदर्भित करता है। जनरेशन गैप यानी पीढ़ीगत अंतर। किशोरों के प्रति वयस्कों के दृष्टिकोण नहीं। विभिन्न आयु समूहों के मूल्यों में अंतर, तो ये सही है। विभिन्न आयु समूहों के मूल्यों में अंतर को हम लोग पीढ़ीगत अंतर या जनरेशन गैप कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हुआ बी। पीढ़ीगत अंतर को गहराई से समझते हैं। मूल्यों और धारणाओं में बदलाव। हर पीढ़ी एक अलग सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी माहौल में बड़ी होती है। उदाहरण के लिए आपके दादा दादी की पीढ़ी के लिए स्थायित्व, स्टेबिलिटी सबसे बड़ा मूल्य था, जबकि आज की युवा पीढ़ी के लिए स्वतंत्रता यानी फ्रीडम और नवाचार, इनोवेशन अधिक महत्वपूर्ण है। संस्कृति और तकनीक, जैसे जैसे तकनीक बदलती है, जीवन जीने का ढंग भी बदल जाता है। पुराने और नए लोगों के बीच इसी बदलाव के कारण बातचीत या समझ में जो दूरी आती है उसे ही हम कहते हैं जनरेशन गैप यानी पीढ़ीगत अंतर। तो समझ लिए। अब जो अन्य विकल्प थे उनका विश्लेषण करते हैं, उनको भी देखते हैं। किशोरों के प्रति वयस्कों के दृष्टिकोण या पीढ़ीगत अंतर का एक नतीजा हो सकता है, यह नतीजा है, लेकिन यह उसकी पूरी परिभाषा नहीं है। सी था किशोरों की समस्या, यह विकासात्मक अवस्था से संबंधित है, ना कि दो पीढ़ियों के बीच अंतर से। किशोरों की समस्या। ऑप्शन डी था किशोरों की बढ़ती जागरूकता, यह शिक्षा और सूचना क्रांति का परिणाम है जो पीढ़ीगत अंतर को बढ़ा जरूर सकती है पर उसका मुख्य अर्थ नहीं है। तो पीढ़ीगत अंतर समझ लिए। शिक्षा में इसका महत्व, पीढ़ीगत अंतर का शिक्षा में क्या महत्व है उसे देखना जरूरी है, थोड़ा देख लेते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपको इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला है संवाद यानी कम्युनिकेशन। शिक्षक और छात्र अक्सर अलग अलग पीढ़ियों के होते हैं। यदि शिक्षक छात्र के आधुनिक मूल्यों और भाषा को नहीं समझेगा तो शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। शिक्षक और छात्र दोनों अलग अलग पीढ़ी के होते हैं अधिकांशतया, और अगर शिक्षक और छात्र के बीच संवाद नहीं हो पाएगा, वे आधुनिक मूल्यों और भाषा को नहीं समझ पाएंगे तो प्रभावी शिक्षण नहीं होगा। दूसरा है अनुशासन। पुरानी पीढ़ी सख्त अनुशासन में विश्वास करती थी, जबकि आधुनिक शिक्षा लोकतांत्रिक और लचीले अनुशासन की बात करती है। तो अनुशासन के लिए भी आवश्यक है। आगे है समाजशास्त्रियों को अक्सर कुछ श्रेणियों में बांटते हैं। समाजशास्त्री पीढ़ियों को अक्सर कुछ श्रेणियों में बांटते हैं, जैसे बेबी बूमर्स जिनका जन्म 1946 से 1964 के बीच हुआ है, जेन एक्स 1965 से 1980 के बीच जो जन्मे हैं उन्हें जेन एक्स कहा जाता है, मिलेनियल्स जिन्हें जेन वाई कहा जाता है, जिनका जन्म 1981 से 1996 के बीच हुआ है, और
जेन जी जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है, जो आपकी पीढ़ी है, यानी जेन जी। प्रश्न संख्या 9 है, एक शिक्षक को आदर्शवादी बनकर उदाहरण क्यों स्थापित करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा। छात्र आमतौर पर शिक्षकों की नकल करते हैं, यानी शिक्षकों से सीखते हैं, उनके व्यवहार, उनके बातों और उनको कॉपी करते हैं। इसीलिए अगर एक शिक्षक आदर्शवादी बनकर रहेगा तो छात्र भी उसका अनुसरण करेंगे। तार्किक विश्लेषण देखते हैं अनुकरण का महत्व। शिक्षक एक रोल मॉडल के रूप में कक्षा में शिक्षक को केवल ज्ञान देने वाला नहीं होता, बल्कि वह छात्रों के लिए एक आदर्श होता है। मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने बड़ों, विशेषकर शिक्षकों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। नकल या अनुकरण। छात्र शिक्षक के बोलने के तरीके, उनके अनुशासन, समयबद्धता और नैतिक मूल्यों को देखते हैं और अनजाने में उनकी नकल करने लगते हैं। यदि शिक्षक स्वयं झूठ बोलता है या अनुशासनहीन है, तो वह छात्रों को सत्य और अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ा सकता। कथनी और करनी में समानता। एक शिक्षक की कथनी यानी जो वह कहता है और करनी जो वह करता है में समानता होनी चाहिए, तभी छात्र उस पर विश्वास कर पाएंगे या करते हैं और उसके बताए रास्ते पर चलते हैं। यानी छात्र के कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए, अंतर नहीं, तभी छात्र उस पर विश्वास करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। इसके जो अन्य विकल्प थे उनको देखते हैं। जैसे पहला था, छात्रों का मूल्य नहीं होता, यह पूरी तरह गलत है। शिक्षा का केंद्र ही छात्र और उसके मूल्य हैं। दूसरा सी था, शिक्षक वयस्क होते हैं, केवल वयस्क होना आदर्श बनने का कारण नहीं है, कई वयस्क बुरे उदाहरण भी पेश कर सकते हैं। और डी था, शिक्षक पिता तुल्य होते हैं, यह एक भावनात्मक तुलना है। हालांकि प्राचीन भारत में गुरु को पिता समान माना जाता था, लेकिन आधुनिक शिक्षण विज्ञान में रोल मॉडल और नकल का तर्क अधिक वैज्ञानिक है। कुछ याद रखने वाले बिंदु हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आदर्श ही वह शक्ति है जो चरित्र का निर्माण करती है। एक शिक्षक का गुप्त पाठ्यक्रम यानी हिडन करिकुलम उसका अपना व्यवहार होता है। छात्र किताबों से कम और शिक्षक के आचार से ज़्यादा सीखते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न 9 और इसे विस्तार पूर्वक अच्छी तरह से हम लोगों ने देखा। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10, एक शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सामान्य, पिता, मित्र और नेता। यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, मित्र और नेता। बहुत से लोग मित्र मारेंगे जो कि गलत है, और हमारी जो उत्तर कुंजी है यानी आंसर की है, उसमें भी उत्तर जो है वो सी नहीं दिया हुआ है बल्कि डी दिया हुआ है। यानी एक शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? नेता, मित्र नहीं। इसका कारण हम लोग जानेंगे कि आखिर नेता क्यों हुआ,
मित्र क्यों नहीं हुआ, पिता क्यों नहीं हुआ, सामान्य क्यों नहीं हुआ। यही तो है कि इस प्रश्न को या इस जो प्रश्न श्रृंखला है उसको विस्तार पूर्वक देखें। तो नेता और मित्र में कन्फ्यूजन होता है, उत्तर क्या है, नेता है। इसका कारण क्या है, देखते हैं। शिक्षक एक लोकतांत्रिक नेता है, यानी डेमोक्रेटिक लीडर के रूप में है। शिक्षण अभिरुचि में नेतृत्व यानी लीडरशिप का अर्थ हुक्म चलाना नहीं बल्कि प्रभावित करना और मार्गदर्शन करना होता है। एक शिक्षक कक्षा का स्वाभाविक नेता होता है जो छात्रों को एक साझा लक्ष्य सीखने की ओर ले जाता है, पूरी कक्षा के व्यवहार को सही दिशा में मोड़ता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करता है। तो इसीलिए शिक्षक एक लोकतांत्रिक नेता है और शिक्षक को छात्रों के साथ नेता का व्यवहार करना चाहिए, लोकतांत्रिक नेता है। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है कि मित्र क्यों नहीं हुआ, नेता क्यों हुआ। तो अक्सर परीक्षाओं जैसे पुराने पैटर्न के कुछ एग्जाम्स में मित्र शब्द को थोड़ा अनौपचारिक मान लिया जाता है। विचार यह है कि मित्र होने पर कभी कभी अनुशासन यानी डिसिप्लिन बनाए रखना कठिन हो जाता है। नेता होने का मतलब है कि आपके पास जिम्मेदारी है और छात्र आपका सम्मान करते हुए आपके पीछे चलते हैं। एक अच्छा नेता अपने अनुयायियों यानी छात्रों की समस्याओं को समझता भी है और उन्हें अनुशासित भी रखता है। इसीलिए अधिक उपयुक्त जो आंसर है वो नेता हुआ। मित्र अनौपचारिक मान लिया जाता है जो अनुशासन बनाए रखने में कभी कभी कठिनाइयाँ भी पैदा करता है। तीसरा बिंदु है प्रजातांत्रिक लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक लीडरशिप का सिद्धांत। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन ने नेतृत्व के 3 प्रकार बताए थे। आधुनिक शिक्षा मानती है कि शिक्षक को एक प्रजातांत्रिक नेता होना चाहिए जो छात्रों को आज़ादी भी दे और ज़रूरत पड़ने पर सही दिशा भी दिखाए। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं ताकि एग्ज़ाम में जो कन्फ्यूजन होता है वो ना रहे। नेता यानी लीडर कब सही होता है? जब प्रश्न का झुकाव कक्षा प्रबंधी यानी क्लासरूम मैनेजमेंट या प्रशासनिक दृष्टिकोण की ओर हो। एक नेता के रूप में शिक्षक पूरी कक्षा के अनुशासन की जिम्मेदारी लेना, छात्रों को एक विजन या लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है, समूह की गतिविधियों का संचालन डायरेक्टिंग करता है। देखिए आंसर की में अगर नेता है तो वह शिक्षक की प्रभावशील व्यक्तित्व वाली भूमिका को प्राथमिकता दे रही है। समझ गए? अच्छा, अब यह भी देखते हैं कि जो ये ऑप्शन में मित्र था या इसके स्थान पर अगर दार्शनिक हो, मार्गदर्शक हो तो कब सही होगा? तो जब प्रश्न मानवतावादी दृष्टिकोण यानी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित हो, मित्र ताकि छात्र या जो बच्चे हैं वे डरे नहीं, खुलकर अपनी बात कहें। दार्शनिक ताकि शिक्षक उससे जीवन के गहरे सत्य और मूल्यों की समझ दे सके। मार्गदर्शक जब छात्र रास्ता भटक जाए तो उसे सही दिशा दिखाना। शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोगी की मानक किताबों में इसे ही श्रेष्ठ परिभाषा माना जाता है।
कब होगा मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक, ये आपने देख लिया। गोल्डन रूल और 3 स्थितियों पर ध्यान। जैसे पहली स्थिति, यदि विकल्प में मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक है तो इसे ही चुनें। दूसरी स्थिति है, यदि विकल्प में नेता मित्र पिता अलग अलग हैं तो आंसर की के अनुसार नेता ही चुने, नेता ही माना जाएगा। इसका मतलब कि एग्जामिनर शिक्षक को लोकतांत्रिक नेता के रूप में देख रहा है। अब स्थिति सी क्या है, यदि विकल्प में सुविधादाता शब्द आ जाए तो आधुनिक NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार यह सबसे सटीक उत्तर है, सुविधादाता। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन ने नेतृत्व की 3 मुख्य शैलियाँ बताई थी जिन्हें एक शिक्षक अपनी कक्षा में अपना सकता है। पहला है सत्तावादी या निरंकुश शैली, ऑटोरिज्म या ऑटोक्रेटिक स्टाइल। इसमें शिक्षक कक्षा का तानाशाह होता है, सारा नियंत्रण और निर्णय लेने की शक्ति केवल शिक्षक के ही पास होती है। विशेषता इसकी क्या होती है, तो शिक्षक नियम बनाता है और छात्रों को बिना सवाल किए उसका पालन करना पड़ता है। इसका कक्षा पर प्रभाव क्या होता है, तो कक्षा में बहुत अधिक अनुशासन तो रहता है लेकिन छात्रों की जो रचनात्मकता है यानी क्रिएटिविटी है वो मर जाती है और वे शिक्षक से डरने लगते हैं। इसकी उपयोगिता क्या है, तो केवल तब जब कक्षा बहुत अधिक अनियंत्रित हो जाए या कोई आपातकालीन स्थिति हो तभी हमें सत्तावादी या निरंकुश शैली का उपयोग करना चाहिए। दूसरी शैली है वह है लोकतांत्रिक या सहभागी शैली, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव स्टाइल। इसे सबसे श्रेष्ठ शैली माना जाता है। इसमें शिक्षक एक नेता के साथ साथ एक साथी की तरह व्यवहार करता है। इसकी विशेषता क्या है, तो निर्णय लेने में छात्रों की राय ली जाती है। शिक्षक छात्रों को सवाल पूछने और विचार साझा करने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित करते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि छात्र आत्मविश्वास महसूस करते हैं, उनमें नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं और शिक्षक छात्र संबंध मजबूत होते हैं। इसकी उपयोगिता है आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में इसी शैली का सुझाव दिया जाता है। तो यह सबसे श्रेष्ठ शैली है लोकतांत्रिक या सहभागी शैली, जबकि हमें तानाशाह जो शैली है उसका यूज करना चाहिए तब जब कक्षा में छात्र अधिक अनियंत्रित हो या कोई आपातकालीन स्थिति हो। तीसरी शैली है अहस्तक्षेप या मुक्त लगाम शैली। इसमें शिक्षक छात्रों को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ देता है और न्यूनतम हस्तक्षेप करता है। इसकी विशेषता है छात्र अपनी मर्जी से काम करते हैं। शिक्षक केवल संसाधन यानी रिसोर्सेस उपलब्ध कराता है और तभी मदद करता है जब छात्र मांगते हैं। इसका प्रभाव, यदि छात्र बहुत अधिक परिपक्व यानी मैच्योर हैं, स्वयं प्रेरित हैं तो यह शैली अच्छी है, लेकिन अक्सर इससे कक्षा में अव्यवस्था फैल जाती है। इसकी उपयोगिता है शोध कार्यों में
यानी रिसर्च और उच्च शिक्षा के प्रोजेक्ट्स में इसका अधिकांश यूज किया जाता है। हस्तक्षेप या जो मुक्त लगाम शैली है उसका। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल 10 प्रश्न को देखे और जिसे पूरा विस्तार से हम लोगों ने समझा। यह पार्ट 1 था और अगले में हम लोग देखेंगे पार्ट 2 जो कि इससे आगे के प्रश्न होंगे। धन्यवाद।